गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रेकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में या बल्कि मैं ये कहूँ कि पिछली दो क्लासेस से हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं मांग एवं पूर्ति के अनुप्रयोग, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो संतुलन मूल्य होता है या जो कीमत निर्धारण होता है उस पर मांग एवं पूर्ति के अनुप्रयोग क्या होते हैं। अनुप्रयोग क्या होते हैं मतलब कि मांग एवं पूर्ति में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो कीमत निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने पिछली क्लास में यानी कल की क्लास में देखा था कि पूर्ति में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उससे पहली क्लास में हमने देखा था कि अगर मांग में परिवर्तन कर दिया जाए तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों में हमने क्या देखा कि संतुलन कीमत पर मांग में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है या संतुलन कीमत पर पूर्ति में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन दोनों को हमने अलग अलग देखा। यानी एक बार में तो हमने देखा कि अगर मांग में परिवर्तन कर दिया जाए तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस समय हमने पूर्ति को टच नहीं किया था। दूसरी बार जब हमने पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर प्रभाव देखा तब हमने पूर्ति में तो कमी वृद्धि की लेकिन मांग को हमने टच नहीं किया था। अब आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि यदि मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब दोनों बढ़ गई या दोनों कम हो गई, तब संतुलन मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, और अगर पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अभी तक आपने क्या देख रहे थे कि केवल मांग को परिवर्तित करो, पूर्ति को मत टच करो और देखो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आपने देखा पूर्ति में परिवर्तन करो, मांग को टच मत करो और देखो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आज हम देखने वाले हैं मांग को भी परिवर्तन करो, पूर्ति को भी परिवर्तन करो और अब देखो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज की क्लास हमारी दोनों का एक साथ प्रयोग करने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जब बात होगी हमारी मांग और पूर्ति में दोनों में एक साथ परिवर्तन की, तो क्या हो सकता है भैया? या तो मांग और पूर्ति दोनों बढ़ रही हो या फिर मांग एवं पूर्ति दोनों कम हो रही हो। सर एक मिनट, एक डाउट है। क्या डाउट है बेटा बताओ। सर डाउट ये, आपने कहा था ये चैप्टर 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो क्या ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा? अब तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो। नहीं होगा खत्म। क्या कर लोगे? तुमको करना क्या, वो 3 क्लास में खत्म हो या 300 क्लास में खत्म हो? सर ज्यादा हो गया 300 क्लास। हाँ तो भैया 3 क्लास या 30 क्लास में खत्म हो, तुमको फर्क क्या पड़ता है? तुमको क्या ये देखना है कि चैप्टर 1 क्लास में खत्म हो रहा है या 15 क्लास में खत्म हो रहा? भाई टॉपिक जितना है वो आपको पढ़ना है, बात खत्म। अब वो चैप्टर 3 दिन में खत्म हो या 6 दिन में खत्म हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ मैंने बोला था 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, पर वो खत्म नहीं हो पा रहा। भाई टाइम ज्यादा लग रहा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में तो नहीं है ना हर चीज। या बोलो तो टॉपिक उड़ा दूं तो 3 दिन क्या हो तो 1.5 दिन में खत्म कर दूंगा। तो आप कहो तो टॉपिक उड़ा दो तो जल्दी खत्म हो जाएगा, अदरवाइज मुझे टॉपिक पूरे पढ़ाने दो आपको। उसमें 3 दिन लग रहा है, 5 दिन लग रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। टॉपिक हमें पढ़ना है, वो समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि ये कि वो कितने दिन में खत्म हो रहा। ठीक है भाई, चलो। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे थे कि मांग एवं पूर्ति में एक साथ परिवर्तन की। तो एक साथ परिवर्तन कैसे होगा? या तो मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ वृद्धि हुई या फिर मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ कमी हुई, है ना। तो दो चीजें होंगी, या तो मांग एवं पूर्ति दोनों बढ़ जाए या मांग एवं पूर्ति दोनों कम हो जाए। तो उसमें क्या परिवर्तन वो हमको देखना है। ठीक है, तो परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो बात की चीज है। सबसे पहले तो हमें वही संतुलन मूल्य बनाना पड़ेगा, तो उसको बनाते हैं अपन भाई। कैसे बनाए? ये देखो दोनों साइड, नहीं मत देखो, आज दोनों साइड मत देखो, आज अपन बोर्ड पे पढ़ेंगे, है ना। बहुत दिन हो गए बोर्ड यूज नहीं करा है, फोकट टका है पीछे। अब हमेशा डिजिटल डिजिटल पढ़ रहे हैं, पढ़ता अभी भी डिजिटल ही रहा है, पर इस बार अपन क्या करेंगे, बोर्ड पे बनाएंगे, है ना। चलो तो मैं मार्कर वगैरह उठाता हूँ, बोर्ड पे बनाएंगे अपन भाई डायग्राम। लो बनाते हैं हम डायग्राम, देखें। सबसे पहले तो हेडिंग तो यहाँ डली दिख ही रही है आपको। हेडिंग क्या दिख रही है? मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ वृद्धि होने पर। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाए, हम डायग्राम बनाएंगे। जिस डायग्राम में हमारा एक्स अक्ष होगा, एक वाई अक्ष होगा। एक्स अक्ष पे हम क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं वस्तु की मांग व पूर्ति,
और y अक्ष पर हम क्या दिखाते हैं, y अक्ष पर हम दिखाते हैं वस्तु की कीमत, ये हम y अक्ष पर दिखा देते हैं। ठीक है, और फिर हम दो रेखाएं भी बना लेते हैं, ये बना दी हमने दो रेखा, एक क्या है हमारी मांग, दूसरी रेखा है हमारी पूर्ति की, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ई, और इसी के सामने जो रेखा गई इसको हम बोल देते हैं पी। यही हमारा होता है क्या, संतुलन बिंदु, है ना। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं जो कि मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ कमी, इसको भी यहां साथ में ही बना लेते हैं। यहां पर भी हम रख देते हैं y अक्ष, x अक्ष, फिर यहां पर वस्तु की कीमत, जीरो, यहां पर वस्तु की मांग व पूर्ति। डायग्राम बना देते हैं, यहां पे भी एक तरफ क्या है, ये मांग वक्र है, दूसरी तरफ पूर्ति वक्र है। अच्छा, अपन ने मांग और पूर्ति ना लिख के एस और डी लिखा था ना, तो एक काम करते हैं, इसको सुधारते हैं, अपन वही लिखते हैं। ओ सर, हमने तो बना लिया, क्यों बना लिया, तो पहले समझना था। यहाँ अपन ने लिखा था डी और डी, यहाँ पर लिखते थे अपन एस और एस, है ना, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा था एस और एस, तो यहाँ पर लिखा था डी और डी। ये इस तरीके का बनाया था, जहां पर पॉइंट मैच हो गए थे उसको हमने ई बोला था, इसके सामने गए थे तो हमारा पॉइंट हुआ था पी, है ना। ये इस तरीके का हमने पहले ही समझ चुके हैं कि ये हमारा जिस बिंदु पर डिमांड और सप्लाई मतलब मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वो ई है। उसके बाद संतुलन कीमत कौन सी होती है, ये पी, जिस पॉइंट पे वो आ रहा है ना। यहाँ पर भी वही डायग्राम हमने बना दिया। अब हम पहली चीज देख रहे हैं क्या, मांग एवं पूर्ति दोनों में वृद्धि होने पर, तो अब हमें क्या करना है, दोनों में वृद्धि करके बताना है। तो मांग में वृद्धि भी पूर्ति में वृद्धि, दोनों को वृद्धि करके हम बताएंगे। तो देखो कैसे बताएंगे हम वृद्धि, वो हम देखते हैं यहाँ पर वृद्धि हमको कैसे बतानी। सबसे पहले बात कर रहा हूँ किसकी, मांग में वृद्धि की। तो मांग अगर ये हमारी बनी है, तो मांग में अगर वृद्धि होगी मतलब मांग के राइट हैंड साइड एक और मांग वक्र बन जाएगा, और वो नए मांग वक्र को बोलते हैं हम D1। कैसे बनता है वो, यहाँ मैं बना देता हूँ, देखो ऐसे डॉट डॉट करके हमने बनाया था, तो ये डॉट डॉट करके हमारा समांतर एक और वक्र बना दिया हमने, और इसको नाम क्या बोल दिया था हमने, D1। ये हमारा नया वक्र बन गया D1। ठीक इसी तरह पूर्ति में भी वृद्धि करनी मुझको, अब मैं पुरानी मांग नहीं देखूंगा, अब मैं नई मांग देखूंगा। ठीक इसी तरह जो नई पूर्ति है, मेरे को पूर्ति भी बढ़ाना है, तो पूर्ति कैसे बढ़ाऊंगा, पूर्ति के भी राइट हैंड साइड एक और मैं पूर्ति वक्र बना दूंगा भाई, ये लो। तो ये मैंने एक और पूर्ति जैसा एक और पूर्ति वक्र बना दिया, इसको मैं बोल दूंगा S1। ठीक, तो अब मेरी नई मांग वक्र है D1, नई पूर्ति वक्र है S1, और मैंने पुरानी मांग और पुरानी पूर्ति को अब नहीं देखना है। तो अब जहां पर नई पूर्ति और नई मांग एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो मेरा कौन सा पॉइंट आ गया, वो मेरा नया पॉइंट आया, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ये वाला नया पॉइंट आया, जिसको हम क्या बोलते हैं E1। ये मेरा नया पॉइंट आया E1। अभी ये तो E1 मेरा संतुलन बिंदु आया, मुझे संतुलन मूल्य देखना है जो कि P1। अच्छा सर, ये क्या E1 P1 कर रहे हो आप, तो बेटा अगर आपने पिछली 2 क्लास नहीं देखी तो आपको आज की क्लास समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है ना। तो E1 मेरा नया पॉइंट आया, अब मैं इसी के सामने जाऊंगा, तो देखो भाई मैं सामने जा रहा हूं, ये जा रहा हूं, लो यहीं पे नया क्या बन गया मेरा P1। मतलब कि ये इसे भी यहां भी नहीं लिखता हूं बल्कि सामने ही लिखूंगा कि यही का यही पॉइंट मेरा क्या बन गया P1। मतलब कि जो पॉइंट मेरा P था वो मतलब संतुलन बिंदु था, वहीं पर मेरा संतुलन मूल्य था, वहीं पर मेरा संतुलन नया मूल्य बना, जिसको मैंने P1 बोल दिया ना। ये देखो अलग अलग पॉइंट पर आ रहा है, लेकिन अगर मैं तो संतुलन कीमत पर प्रभाव की बात करूं तो संतुलन कीमत तो सामने दिखेगी कीमत वाले अक्ष पर, तो कीमत वाले अक्ष पर मैं गया तो वो पॉइंट तो दोनों एक ही हो गए। इससे मेरा ये निष्कर्ष निकला कि, क्या निष्कर्ष निकला बेटा, इससे मेरा ये निष्कर्ष निकला कि अगर मांग और पूर्ति दोनों एक साथ बढ़ जाए
तो मेरी संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ना तो वो बढ़ती है ना कम होती है। अगर ये P1 ऊपर साइड आ जाता तो मैं बोलता संतुलन कीमत बढ़ गई, नीचे साइड आ जाता तो मैं बोलता संतुलन कीमत कम हो गई, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जहां पर P था वहीं पर P1 आ गया, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरी संतुलन कीमत अपरिवर्तित रही, यानी संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है भाई, ये तो हमने क्या देखा, मांग एवं पूर्ति दोनों बढ़ने पर। अब इसी का उल्टा हम देखेंगे क्या, कि जब मांग एवं पूर्ति दोनों ही कम हो जाए, तो दोनों ही कम हो जाए तो सबसे पहले मांग को कम करते हैं। तो मांग को कम कैसे करें, जहां पर मांग वक्र बना है उसके लेफ्ट हैंड साइड उसी के समांतर एक और मांग वक्र बना दे। समांतर समझते ना, जैसा मांग वक्र चल रहा वैसी दिशा में, तो जैसा आपका मांग वक्र बना है उसी के समांतर, ये देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्यों बना रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बनाने से क्या पता चलेगा कि मांग वक्र में कमी हो गई। तो ये मेरा नया मांग वक्र, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, D1। तो D1 से मैंने क्या कर दिया, मांग में कमी करके नया मांग वक्र बना दिया। ठीक इसी तरह जो पूर्ति है, पूर्ति में भी कमी करूंगा। तो पूर्ति में कमी कैसे करूं, कि पूर्ति के समानांतर लेफ्ट हैंड साइड एक पूर्ति वक्र बना दूंगा, जिससे पूर्ति में कमी हो जाएगी। तो बनाते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में ये गया और यहाँ पर ये मैंने उसके समांतर वक्र बना देना, जिसको मैंने क्या बोल देना है, S1। ये S1 क्या बताएगा, S1 बता रहा है मुझे कि मैंने एक नया पूर्ति वक्र बनाया, और वो भी कब, जब पूर्ति कम हो रही। कैसे पता कम हो रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूं मतलब कम हो रही, राइट हैंड साइड बना देते मतलब ज्यादा हो रही होती। तो अब मेरे को ना तो पुराना मांग वक्र देखना है, ना पुराना पूर्ति वक्र देखना है, मुझे नया मांग वक्र देखना है और नया पूर्ति वक्र देखना है। तो नया मांग और नया पूर्ति वक्र एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, E1। तो ये मेरा नया पॉइंट आ गया E1। अब ये तो क्या बता रहा है, नया संतुलन बिंदु, पर मुझे देखना है संतुलन कीमत पर प्रभाव। तो संतुलन कीमत कहाँ मिलेगी, इसके सामने जाऊं, और सामने जाऊं तो आप देखो जो रेखा है वही रेखा यहाँ पे जा रही है, यानी कि जो पॉइंट P का है वही पॉइंट किसका बन रहा है, P1 का बन रहा है। तो इससे मुझे ये पता चला कि अगर मांग और पूर्ति दोनों एक साथ कम हो जाए तो भी संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसी संतुलन कीमत जिस पॉइंट पर पहले थी उसी पॉइंट पर अब भी है, ना तो P1 ऊपर आया ना P1 नीचे आया। तो निष्कर्ष ये निकला कि अगर मांग और पूर्ति दोनों एक साथ बढ़ जाए, दोनों एक साथ बढ़ना चाहिए भैया, कि अगर दोनों एक साथ बढ़ जाए तो हमारा जो संतुलन मूल्य है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिर होता है। और यदि मांग एवं पूर्ति दोनों कम हो जाए एक साथ तो भी हमारा संतुलन मूल्य अपरिवर्तित होता है, मतलब संतुलन मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मांग और पूर्ति दोनों एक साथ बढ़ जाए संतुलन मूल्य अपरिवर्तित रहेगा, मांग एवं पूर्ति दोनों एक साथ कम हो जाए संतुलन मूल्य अपरिवर्तित होगा। हाँ, अलग अलग होंगे तो क्या होगा सर, अलग अलग अगर हुए तो वो तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो कि अगर पूर्ति को मत छेड़ो, केवल मांग में परिवर्तन किया तो मांग में कमी वृद्धि हुई तो क्या, कमी हुई तो क्या। फिर अपने अगली पिछली क्लास में पढ़ा था कि पूर्ति को परिवर्तित करो, मांग को मत छेड़ो, यानी मांग में कुछ मत करो पूर्ति को बढ़ाओ, मांग में कुछ मत करो पूर्ति को घटाओ। तो इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे ये तो आप पिछली 2 क्लासेस में देख चुके हो, पर हम इस बार हमने क्या किया, हमने दोनों को मिला दिया। हमने मांग भी बढ़ाई पूर्ति भी बढ़ाई, हमने मांग भी कम करी पूर्ति भी कम करी, और फिर देखा संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मांग एवं पूर्ति में एक साथ वृद्धि का संतुलन मूल्य पर प्रभाव देखा, और मांग एवं पूर्ति में कमी का संतुलन मूल्य पर एक साथ प्रभाव ये देखा। ठीक है, अब मैं काम करूं क्या, आपको पूरी एक समरी बना दो इसकी, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या प्रभाव पड़ता है। चलो तो एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं मांग एवं पूर्ति के अनुप्रयोग, और इस समरी में हम देख लेंगे इकट्ठा एक साथ, क्या देख लेंगे कि कब मांग और संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे मांग एवं पूर्ति के अनुप्रयोग, यहां पर हेडिंग डालता हूं मैं अनुप्रयोग, और यहां पर लिखता हूं संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो देखो भाई, अनुप्रयोग में पहला, या तो मांग क्या होगी,
बढ़ेगी या मांग क्या होगी, कम होगी। अगर मांग बढ़ी तो संतुलन मूल्य क्या होगा भैया, अगर मांग बढ़ी तो संतुलन मूल्य बढ़ जाएगा, अगर मांग कम हुई तो संतुलन मूल्य कम हो जाएगा। ये पहले दिन की क्लास में हमने देखा था। फिर बात करते हैं पूर्ति बढ़ी तो क्या होगा, पूर्ति कम हुई तो क्या होगा। अगर पूर्ति बढ़ी तो संतुलन मूल्य कम हो जाएगा, अगर पूर्ति कम हुई तो संतुलन मूल्य बढ़ जाएगा। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मांग व पूर्ति दोनों बढ़ी तो, और मांग व पूर्ति दोनों कम हुई तो अगर मांग व पूर्ति दोनों बढ़ी तो संतुलन मूल्य क्या रहता है, अपरिवर्तित, और मांग व पूर्ति दोनों कम हो गई तो भी संतुलन मूल्य क्या होगा, अपरिवर्तित। ये हमने हमारे जो 3 क्लास थी अभी तक उसका निचोड़ यहां सामने रख दिया कि ये 3 क्लास में हमने ये पढ़ के आए। पहली क्लास में हमने मांग को बढ़ाया घटाया था तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरी क्लास में हमने पूर्ति को घटाया बढ़ाया था तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। और आज की क्लास में हमने मांग एवं पूर्ति दोनों को बढ़ाया, मांग एवं पूर्ति दोनों को घटाया और देखा संतुलन जो मूल्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। यही चैप्टर है आपका मांग एवं पूर्ति के अनुप्रयोग। और अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की तो चैप्टर तो सच में खत्म हो गया, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है ना, अभी बात करेंगे उसकी। पहले तो आप ये बताओ ये तीनों आपको समझ आ गए या नहीं आए हो तो आपको एक बार क्लास देखनी पड़ेगी। अगर आपको ये 3 दिन की क्लास समझ नहीं आई है तो उसकी वजह केवल हो सकती है 2, या तो आपने मांग एवं पूर्ति के परिवर्तन अच्छे से नहीं पढ़ा है। मांग चैप्टर में मैंने पढ़ाया है मांग में वृद्धि कमी, पूर्ति चैप्टर मैंने पढ़ाया है पूर्ति में कमी वृद्धि। तो या तो आपने पूर्ति और मांग एवं पूर्ति की कमी वृद्धि अच्छे से नहीं पढ़ी है, ये पहला कारण हो सकता है। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आपने ये जो संतुलन मूल्य वाला पॉइंट है जो कि आपने पूर्ण प्रतियोगिता चैप्टर में पढ़ के आए थे, कीमत निर्धारण या संतुलन मूल्य, जिसमें हमने डिमांड और सप्लाई और उन दोनों के पॉइंट को मिला के बताया था, या फिर आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो 2 में से कोई एक चीज आपकी अच्छे से नहीं है, या तो संतुलन मूल्य अच्छे से नहीं है या फिर मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन अच्छे से नहीं है। अगर ये दोनों आपके अच्छे से हैं तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको पिछली 2 क्लास और आज की क्लास समझ में ना आए, है ना। ठीक, क्योंकि पूरा खेल केवल इन्हीं का। और ये जो डायग्राम है ये आप पहले ही सीख के आ चुके हो, मैंने कुछ भी नए डायग्राम नहीं बनाए। संतुलन मूल्य से ये डिमांड और सप्लाई वाला डायग्राम कॉपी कर लिया और डिमांड का बढ़ना या घटना ये मैंने कॉपी करे कहां से, मांग एवं पूर्ति वाले चैप्टर में से। ठीक है भाई, ठीक ठीक, इसको नोट कर लेना। मैं थोड़ी सी जगह दे दे रहा हूँ, इतनी देर में आप रोक के नोट कर लेना, मुझे स्क्रीन के सामने आना है। हाँ, तो ये तो बात हमारी क्या हुई, ये हमारी बात हुई मांग एवं पूर्ति के अनुप्रयोग की। तो चैप्टर तो एक हिसाब से कंप्लीट है, लेकिन इसमें एक आखिरी टॉपिक बचा है जिसका नाम क्या है, कीमत नियंत्रण। कि सरकार किस तरीके से ये जो कीमत डिसाइड हुई है संतुलन मूल्य, इस पर नियंत्रण करेगी, वो हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है सर ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कल खत्म हो जाए ना, कोशिश करेंगे भाई, मैं फिर से गारंटी नहीं ले रहा, नहीं हो सकता 1-2 क्लास और लग जाए फिर तुम लोग बोलो। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर खत्म हो जाए। हाँ, बाकी ये चैप्टर, ये यूनिट और आपका पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, किसी भी दिन ये खत्म हो जाएगा। हो सका तो कल ही, नहीं तो परसों ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सरकारी नियंत्रण कीमत पर। ठीक है, तो कल की बात कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।